हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस इज आवर सेशन 4 ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन, अबाउट डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और बहुत मस्त मस्त सवाल हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, नाउ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस बचा लोग, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजें समझेंगे हम लोग, है ना। जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इसे अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे क्योंकि जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं चीजें ऊपर जाती जा रही है। आप देख रहे हो, देखो ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका प्रमोशन होता चला जा रहा है ना। देखो प्रमोशन इसका होता चला गया, ये बढ़ता चला गया, कहीं रुका नहीं, है ना, कहीं झुका नहीं, कहीं वापस मुड़ के ऐसा नहीं कि डिक्रीज हो गया, ये हमेशा इंक्रीज होता चला गया बच्चा लोग। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यहां पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। एफ डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स, दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एंड यहां पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो, टेंजेंट जो होगी वो एक्यूट एंगल ही बना रही होगी। और अगर टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। टेंजेंट एक एक्यूट एंगल बना रही है मतलब dy बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। हमेशा देखो आगे बढ़ता जा रहा है, इसको ना रुकना है ना ही पीछे मुड़ना है, बस आगे बढ़ा जा रहा है। ओके, इस वाले ग्राफ को देखो ध्यान से। इस वाले ग्राफ में इंक्रीज तो हो रहा था बच्चा लोग, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक इंक्रीज हो रहा था, बट पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ग्राफ कांस्टेंट हो गया, कोई चेंजेस नहीं आया ग्राफ के अंदर, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आया, बी के बाद में वापस से ये उठा और आगे बढ़ता चला गया, इंक्रीज होता चला गया। तो इस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग तो बोलेंगे, या फिर इस फंक्शन को हम नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं कि चलो डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, बट इसको अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये कहीं नहीं रुका, कहीं भी कांस्टेंट नहीं हुआ इसका ग्राफ। अगर कहीं पे कांस्टेंट हो जा रहा है ग्राफ, देखो यहां पे देखो कांस्टेंट हो जा रहा है ग्राफ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज सो गया था, है ना। कछुए खरगोश की कहानी सुनी थी, ठीक है। कछुआ भागना स्टार्ट करता है फिर बीच में सो जाता है ना। तो ये देखो ये बीच में सो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कोई चेंजेस नहीं है, ग्राफ ना ऊपर बढ़ा है ना नीचे बढ़ा है, सिर्फ ये कांस्टेंट हो चुका है, बट कहीं पे डिक्रीज नहीं हो रहा है ना। शुक्र मानो कि कहीं पे ये मुड़ा नहीं, ये कहीं डिक्रीज नहीं हो रहा है, बस इंक्रीज तो हो रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, बट एक जगह कांस्टेंट हुआ फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हियर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफ डैश एक्स इज 0 इन एन इंटरवल, एक अंतराल में, एक इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 आ गया है। एफ डैश एक्स सिर्फ एक पॉइंट पे 0 नहीं है, ये पूरा एक इंटरवल में 0 है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 है, स्लोप 0 हो जाती है। तो अगर पूरे इंटरवल में स्लोप 0 हो जाती है तो फंक्शन फिर ये, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले आपने इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। Now let's move forward to some more observations. Y is equal to x cube. इसके ग्राफ को देखा जाए बच्चा लोग तो ये भी हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि बढ़ तो रहा ही है, कहीं पे कांस्टेंट तो हुआ नहीं। पहली बात है ग्राफ देखते ये बात समझ में आ रही है कि कहीं पे कांस्टेंट तो हुआ नहीं है, हमेशा इंक्रीज होता चला जा रहा है, हमेशा इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर आप x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ता चला जाएगा, राइट। इफ यू इंक्रीज x, y will also increase. So this is an strictly increasing function, ये strictly increasing function है। Although यहाँ पे f dash x 0 हो रहा है 0 पे, f dash x 0 हो रहा है 0 पे, है ना। देखो dy by dx क्या होगा यहाँ पे, dy by dx is 3x square। तो x बराबर 0 के लिए dy by dx भी 0 हो रहा है, स्लोप 0 तो हुई बट सिर्फ एक पॉइंट के लिए 0 हुई, एक इंटरवल में नहीं 0 हुई। जैसे पिछले ऑब्जर्वेशन 2 में आप देखोगे, इस वाले ग्राफ के अंदर आप देखोगे कि एक इंटरवल के अंदर कांस्टेंट हो चुका है। अगर एक इंटरवल के अंदर कांस्टेंट हो गया है तो इसलिए अपन इसको इंक्रीजिंग की कैटेगरी में रखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में भी dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है,
बट एक अंतराल, एक इंटरवल में जीरो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे, है ना, यहां पे डिवाइड बाई डी जीरो हो रहा है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो होने से, है ना, अपन उसके साथ स्ट्रिक्टली की उपाधि नहीं छीनेंगे, इसको अभी भी अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, अनलेस अंटिल वो एक इंटरवल में एफ डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा हो, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। इस वाले को देखेंगे बच्चा लोग, ये वाला ग्राफ, ये भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि देखो इंक्रीज तो हो ही रहा है ना, ग्राफ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, यहां पे डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस होकर फिर यहां से आगे बढ़ रहा है, तो इट इज फॉर एवर इंक्रीजिंग, ठीक है। आप जैसे से राइट में जा रहे हो, प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं, है ना, ऊपर ही चीजें बढ़ती चली जा रही है, तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वेर एवर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, जहां जहां डिफरेंशिएबल है वहां पे आप देख सकते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है ही, तो इस ग्राफ को देख के आप बोलोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सीधी सी बात है, अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज होना चालू हुआ, तो सिर्फ इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा वो, है ना, फिर अपन उसको स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस ऑब्जर्वेशन बच्चा लोग। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में देखो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, देखो, है ना, अचानक से ड्रॉप कर गई ना चीजें, अचानक से चीजें ड्रॉप कर गई, यहां पे वैल्यू नीचे ड्रॉप कर गई, डिक्रीज हो गया अचानक से, ये इंक्रीज हो रहा था, फिर ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होके फिर वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो क्या अपन इसको इंक्रीजिंग की कैटेगरी में रखेंगे क्या? इंक्रीजिंग की कैटेगरी में तब रखते जब ये हमेशा ही इंक्रीज कर रहा होता, अभी हमेशा तो इंक्रीज नहीं कर रहा ना, एक डिक्रीजिंग आया, एक ड्रॉप दिखा है अपने को, है ना, माइक ड्रॉप हुआ है यहां पे देखो, ठीक है, तो जब ये ड्रॉप दिख गया तो ये इसलिए इंक्रीजिंग की कैटेगरी के अंदर नहीं कहलाएगा, है ना। सो यहां पे ये बात कही जा रही है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वेर एवर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट एफ एक्स इज नॉट ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं बोलेंगे, ना ही इसको इंक्रीजिंग की कैटेगरी में बोलेंगे बच्चा लोग, ठीक है, दिस इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर इट इज इंक्रीजिंग, है ना, इस कैटेगरी में ये नहीं आएगा, क्योंकि एक ड्रॉप देखने को मिला अपने को, है ना, अपन हमेशा नहीं बोल सकते कि ये इंक्रीज ही कर रहा है। तो ये बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था, बाकी अपन अभी डिटेल में जाएंगे इनकी डेफिनेशंस में, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन सबकी डिटेल्स में जाने वाले हैं, ठीक है। एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर एन इंटरवल क्लोज ब्रैकेट ए टू क्लोज ब्रैकेट b if x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1 for all x1 x2 belonging to a to b। बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तब बोला जाएगा जब अगर इनपुट इंक्रीज कर दिया तो आउटपुट भी इंक्रीज हो गया हो। देखो x2 ग्रेटर देन x1, x2 बड़ा है x1 से, तो f of x2 भी बड़ा हो गया f of x1 से, इनपुट इंक्रीज किया तो आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, तो इस टाइप के फंक्शन को अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में काउंट करेंगे। व्हाइल इट इज सेड टू बी इंक्रीजिंग or non-decreasing if x2 greater than x1 implies that f of x2 is greater than or equal to f of x1। मतलब यहां पे एक कांस्टेंट ग्राफ भी बन रहा है, एक इंटरवल के अंदर कांस्टेंसी भी आ रही है, सो गया एक इंटरवल में, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कांस्टेंट रहा वो, ठीक है, कि x2 तो x1 से बड़ा है बट f of x2 f of x1 के या तो इक्वल या उससे बड़ा है ना, तो अगर इक्वालिटी आ जाती है इस केस में तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं आने वाला, राइट। नाउ जैसे कि यहां पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर एन इंटरवल ऑफ दिस, ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल गाइस। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं सामने, जैसे ये वाला ग्राफ देखोगे ये डिक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यूस डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस डिक्रीज होता जा रहा है, तो इस वाले ग्राफ को अपन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इस वाले को देखोगे ये डिक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया एक इंटरवल में, फिर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो इसको अपन डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे इसको ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ये हमेशा ही डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो इसको अपन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आर वी कूल, आर वी क्लियर, सिंपल इतनी बात है, लेट्स मूव अहेड।
एफ एक्स इज सेट टू बी मोनोटोनिक। अब ये मोनोटोनिक अपन वर्ड बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मोनोटोनिक किस फंक्शन को बोला जाता है कि एफ एक्स इज सेट टू बी मोनोटोनिक इन एन इंटरवल इफ इट इज ईदर ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, दैट इज इट हैज सिंगल बिहेवियर इन दैट इंटरवल। मोनोटोनिक तब बोला जाएगा किसी फंक्शन को या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसका एक ही बिहेवियर हो उस इंटरवल में, ठीक है। मोनोटोनिसिटी का मतलब ये होता है कि एक बिहेवियर एक रहे, है ना, मोनोटोनस रहे, बिहेवियर एक रहे, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहे, ठीक है। तो एफ एक्स इज सेट टू बी मोनोटोनिक इन एन इंटरवल इफ इट इज ईदर ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, ठीक है। जैसे कि देखिए यहां पे कि एफ एक्स इज मोनोटोनिक इन क्लोज ब्रैकेट ए टू सी। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ ए से सी के बीच में बताओ तो क्या फंक्शन मोनोटोनिक है क्या? तो ए से सी के बीच में कैसा बिहेवियर मिल रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर, ए से सी के बीच में इंक्रीज हो रहा है, तो उसे एक सिंगल बिहेवियर मिल रहा है, अलग अलग बिहेवियर नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक हो गया इन दिस इंटरवल ऑफ ए टू सी। वैसे ही अगर मैं ए टू बी के इंटरवल में पूछ लूं, बट वो बोलेगा कि इट इज नॉट मोनोटोनिक। अगर मैं पूरे इस इंटरवल में पूछूं ए से बी में, तो अब ये मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि सी तक तो इंक्रीज हो रहा था, फिर ये फंक्शन डिक्रीज होना चालू हुआ, फिर ड्रॉप आना चालू हुआ, है ना, नीचे चला गया, ठीक है। तो सी से बी के बीच में डिक्रीज हो रहा है, ए से सी के बीच में इंक्रीज हो रहा है, तो पूरे इस इंटरवल में तो मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे इंटरवल में ही मोनोटोनिक है, ठीक है। तो वो तो अपन नहीं बोलेंगे। एफ एक्स इज मोनोटोनिक इन सी टू बी। अगर सिर्फ पूछा जाए कि भाई सी टू बी के बीच में क्या है, तो सी से बी के बीच में तो मोनोटोनिक है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो यस इट इज मोनोटोनिक इन द इंटरवल ऑफ सी टू बी, राइट। एफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक इन नेबरहुड ऑफ एक्स बराबर सी। इस पॉइंट के नेबरहुड में ये मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि इसी के नेबरहुड में तो परिवर्तन आना चालू हुआ था, है ना। इससे पहले तक इंक्रीज हो रहा था, इसके बाद में ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो इट इज नॉट मोनोटोनिक इन दिस इंटरवल। फॉलोइंग फंक्शंस आर मोनोटोनिक इन देयर डोमेन, जैसे ए की पावर एक्स हो गया, ln x, एक्स क्यूब, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे फंक्शन कैसे हैं? मोनोटोनिक है। a रेज टू द पावर x डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा था, बेस पे डिपेंड करता है कि बेस 1 से बड़ा नंबर है या फिर बेस 1 से छोटा नंबर है, तो उस पर डिपेंड करता है ना। अगर बेस 1 से बड़ा नंबर हुआ तो हमेशा ही इंक्रीजिंग रहेगा, अगर बेस 1 से छोटा नंबर हुआ तो डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स है ना, ln x, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमने अभी भी देखा ही था, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, अगर आप इनके भी ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो दीज आर मोनोटोनिक फंक्शंस। ये हमेशा या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, बट कॉस इनवर्स एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, है ना। तो ये मोनोटोनिक फंक्शंस हो गए, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन f dash x greater than or equal to 0 implies that fx is strictly increasing। अगर ये सवाल आता है कि ये चीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप कंडीशन क्या लगाओगे? आप सिंपल सी कंडीशन ये लगाओगे कि f dash x is greater than or equal to 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f dash x is greater than or equal to 0 provided the points for which f dash x equal to 0 डू नॉट फॉर्म एन इंटरवल। मतलब एक इंटरवल में कांस्टेंट ग्राफ नहीं होना चाहिए, एफ डैश एक्स 0 एक इंटरवल के अंदर नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर एक इंटरवल के अंदर कांस्टेंट हो गया तो उसको फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, है ना, ठीक है। तो f dash x is greater than or equal to 0, that is the condition for strictly increasing function, and f dash x is less than or equal to 0, this is the condition for strictly decreasing function। Again the same thing कि provided the points for which f dash x equal to 0 do not form an interval, कि एक इंटरवल के अंदर एक कॉन्स्टेंसी नहीं आ रही हो, बस इस बात का ध्यान रखने का है। ओके, let's move ahead। Determine the interval of monotonicity of this function y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 1। तो let's understand this, ठीक है। dy by dx निकालते बच्चा लोग, dy by dx is equal to 3x square minus 6x minus 9। ओके, 3 कॉमन लिया इसमें से, तो x square minus 2x minus 3, इसके दो फैक्टर्स बन गए, 3 टाइम्स x minus 3 इंटू x plus 1।
ठीक है, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो dy बाई डी एक्स का साइन कैसा मिल रहा है, कब पॉजिटिव मिल रहा है, कब नेगेटिव मिल रहा है। तो dy बाई डी एक्स इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वहां पे वेवी कर्व मेथड का यूज आता है। तो वेवी कर्व मेथड सिंपल सी बात ये बोलता है कि आपने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, यहां पे ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए -1 एंड 3, है ना। ये फैक्टर 0 होगा x बराबर -1 पे, ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है x बराबर 3 पे। सो दीज आर दी टू क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्सट्रीम राइट से हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ शुरू हुए, फिर नेगेटिव साइन, फिर अगेन पॉजिटिव साइन। तो dy बाई डी एक्स हमें कैसा दिखाई दे रहा है कि -1 से पहले तो पॉजिटिव है, -1 से 3 के बीच में dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, 3 के आगे फिर से dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अपन इसका ग्राफ भी बना सकते हैं इसी तरीके से ना, इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। किसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा बच्चा लोग। कब तक इंक्रीज हो रहा था, x बराबर -1 तक इंक्रीज हो रहा था। जब तक x -1 है ना, -1 कॉमा समथिंग ये पॉइंट है, -1 से 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, ये 3 कॉमा समथिंग। देखो -1 तक इंक्रीज हो रहा था, x बराबर -1 तक, -1 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग, देन आफ्टर x इज इक्वल टू 3 इट इज अगेन एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी कौन सा हो गया कि इंक्रीजिंग इन, ठीक है, इंक्रीजिंग इन -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग इन 1 to 3। 1 से 3 के बीच में कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 3। तो इसी तरीके से अपन लोग इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव अहेड। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। तो लेट्स कैलकुलेट dy बाई डी एक्स बचा लोग। तो dy बाई डी एक्स की यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। यहां से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 3। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है। तो dy बाई डी एक्स आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हो रहा है, बट कहां पे हो रहा है, सिर्फ x बराबर 0 पे। सिर्फ x बराबर 0 पे ये इक्वल टू 0 आ रहा है, अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कि हर रियल नंबर के लिए एक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनने वाला है। तो जब हमें ये पता चल जाता है ना कि फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ग्राफ बनाने में बड़ी मदद मिलती है। तो जब आगे जाके हम ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, जब हम ये पता कर लेंगे कि फंक्शन किस टाइप का, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑब्जर्व दैट y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज नॉट मोनोटोनिक फंक्शन। इसके बारे में ध्यान रखें, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, बच्चों से अगर कोई पूछता है कि बताओ y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स मोनोटोनिक है कि नहीं है, ठीक है, तो वो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं कि सर dy बाई डी एक्स आएगा इसका -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। dy बाई डी एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर, जो कि है नेगेटिव सर, मतलब ये हमेशा डिक्रीजिंग हुआ, और अगर ये हमेशा डिक्रीजिंग हुआ तो मतलब ये कैसा, मोनोटोनिक होने वाला है सर, ठीक है, कि हमेशा डिक्रीजिंग हुआ तो ये मोनोटोनिक होगा। ऐसे बच्चे कमेंट कर देते हैं, वहीं पे ये गलत हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव एवरीवेयर। देखो आप इसका ग्राफ देखोगे ना, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाते हैं बच्चा लोग। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यहां पे बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 1। तो इसका ग्राफ एक तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। बेसिकली ये चीज ऐसे तो लिखी है x y इज इक्वल टू 1, ऐसा ही तो लिखा है x y इज इक्वल टू 1। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है ना, क्योंकि दोनों ही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव रहता है, तो इसलिए उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x. हम ये तो देख पा रहे हैं कि हर जगह पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव है. आप चाहे कहीं पे भी कैलकुलेट कर लो. आप सपोज इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो टेंजेंट एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है. इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची तो टेंजेंट एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब यहां पे dy बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव है. यहां पे भी अगर कोई भी आप रैंडम पॉइंट ले लेते हो, ठीक है, कोई भी आप पॉइंट ले लो, वहां पे अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो फिर से आप देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव. तो dy बाई डी एक्स हर जगह नेगेटिव है, बट फिर भी ये मोनोटोनिक नहीं है. क्यों नहीं है मोनोटोनिक? क्योंकि अब देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करो, ठीक है, देखते हैं नेचर, समझते हैं इस ग्राफ का नेचर क्या है. नेचर इस ग्राफ का ऐसा चल रहा था कि डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज, है ना, डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है, हाँ जी जा रहा है सर, जा रहा है. अब क्या हुआ, ऊपर चला गया सर. एक फ्लिप हो गया, मतलब समझो एक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इंक्रीजिंग हो गया. जीरो से जस्ट पहले, जीरो के जस्ट राइट में वैल्यूज आप देख पा रहे हो इंक्रीज हुई है बच्चा लोग. और जबकि मोनोटोनिसिटी के बारे में सिंपल सी बात है कि नेचर नहीं बदलना चाहिए. मोनोटोनिक तब बोलेंगे हम किसी फंक्शन को जब उसका नेचर ना बदल रहा हो. इसने तो भाई बहुत नेचर बदल दिया. ये तो कहां डिक्रीज हो रहा था, कितना नीचे चला गया था और अचानक से ऊपर चला गया, कितना नेचर बदला है इसका. मोनोटोनिक का मतलब ये हुआ कि नेचर ना बदल रहा हो. यहां पे तो जबरदस्त नेचर बदला है. तो ये जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x इज नॉट अ मोनोटोनिक. ठीक है, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है बच्चा लोग. ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x+2 क्या ये मोनोटोनिक रहेगा? इसी टाइप का ये सवाल हो गया कि अगर हमें y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आ गया तो y इज इक्वल टू 1/x+2 का भी ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है. अब क्या हो रहा है, x बराबर -2 पे चीजें बदलेगी. x बराबर -2 पे चीजें बदलने वाली है अब. ठीक है ना, इस तरीके से बचा लोग इसका ग्राफ रहेगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x+2. ठीक है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x+2 का ग्राफ रह गया. x बराबर -2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है, इसके आगे आप समझ ही सकते हो. y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ को अगर 2 यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे तो ये ग्राफ मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/x+2. तो सेम बात अपन इसके लिए भी बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक ग्राफ, क्योंकि देखो डिक्रीज हो रहा था, अचानक से यहाँ पे इंक्रीज होके. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक ग्राफ, है ना. तो इज मोनोटोनिक, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, पूछा गया है कि दिस इज अ ट्रू और फॉल्स, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. लेट्स मूव अहेड. ठीक है, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1/x². तो लेट्स कैलकुलेट f'(x). तो f'(x) की वैल्यू आएगी. ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले fx को अपन लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि 1/x माइनस 1/x², है ना. स्प्लिट कर दिया इसको बच्चा लोग, x माइनस 1/x², इसको स्प्लिट कर दिया तो 1/x माइनस 1/x². इधर से f'(x) की वैल्यू निकालें तो f'(x) इज इक्वल टू -1/x² प्लस 2/x³, है ना. 1/x², बेसिकली x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, -2/x³, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2/x³. ठीक है, एलसीएम लिया जाए तो डिनोमिनेटर में x³, न्यूमरेटर में बन जाएगा -x+2. तो -x+2/x³, ये हमारे पास f'(x) की वैल्यू आ गई. f'(x) इज इक्वल टू -x+2/x³. मोनोटोनोसिटी के इंटरवल हमें बताना है कि कहां पे ये ग्राफ मोनोटोनस हो रहा है, कौन सा इंटरवल में ये मोनोटोनस हो रहा है. तो देखिए फिर से f'(x) के साइन के बारे में कमेंट करना है तो वेवी कर्व मेथड यहां पे काम आने वाला है ना. कि न्यूमरेटर में एक फैक्टर लिखा है, न्यूमरेटर से अगर आप नेगेटिव साइन को कॉमन ले लोगे तो ये नेगेटिव ऑफ x-2 लिखा है, डिनोमिनेटर में x³ लिखा है, राइट. न्यूमरेटर में नेगेटिव ऑफ x-2, डिनोमिनेटर में x³. तो न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हो गया x बराबर 2. x बराबर 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में x³, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, ये 0 पे साइन बदल रहा है. अब सोचो अगर मैं 2 से बड़ा नंबर रख दूं तो साइन कैसा मिलेगा,
सपोज यहाँ पे 3 रख के देखो, 3 - 2 न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव साइन। तो अगर x 2 से बड़ा नंबर रखा तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर 2 पे साइन बदलेगा, ये पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव। दिस इज वेवीकर मेथड। वेवीकर मेथड बेसिकली हमें साइन के बारे में बता देता है कि साइन कैसा होने वाला है, ठीक है। तो 2 के आगे नेगेटिव साइन, 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव, एंड 0 से पहले फिर से नेगेटिव साइन हो रहा है। तो मोनोटोनिक कहां पे रहेगा कि एक तो 0 के लेफ्ट में डिक्रीजिंग है ना, 0 से पहले ये कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 2 में ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 2 के बाद में वापस से कैसा हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। सो इट इज मोनोटोनिक है ना, डिक्रीजिंग इन -∞ to 0 यूनियन 2 to ∞। इसके बीच में तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है बच्चा लोग, ठीक है, हाँ जी। और इंक्रीजिंग मिल रहा है हमें, इंक्रीजिंग इन 0 to 2। इस इंटरवल में हमें ये इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। क्लियर इतनी बात है? लेट्स मूव अहेड। Find least value of k for which fx is equal to x square plus kx plus 1 is strictly increasing for x belonging to 1 to 2। ठीक है, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, मतलब जो f डैश एक्स की वैल्यू होगी बच्चा लोग, f डैश एक्स हो गया 2x प्लस k, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, kx का डिफरेंशिएशन k। तो f डैश एक्स जो है वो हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही तो चाहिए अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आते हैं तो f डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 to 2। मैं चाहता हूं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हर जगह ये कैसा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, मतलब 2x प्लस k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। कौन से इंटरवल में? फॉर x बिलोंगिंग टू 1 to, है ना, फॉर ऑल x है ना, हर x 1 से 2 के बीच में हर x पे, ठीक है। तो अगर ये x बराबर 1 पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो 2 पे तो हो ही जाएगा, राइट। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि x बराबर 1 पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये बन जाएगा 2 × 1 प्लस k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। मैं चाह रहा हूं कि पूरे इंटरवल 1 से 2 के बीच में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। अगर ये 1 पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आगे तो पूरे इंटरवल में होगा ही होगा, बस ये सिंपल सा फंडा था। तो 1 पे इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया तो k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ गई। दैट्स आवर आंसर। लेट्स मूव अहेड। इसी टाइप का एक और सवाल देखो। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। तो इंक्रीजिंग मांगता है तो इसका f डैश एक्स देखो, f डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चा लोग 4x प्लस 3k, है ना। f डैश एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3k, जो कि मुझे चाहिए फिर से अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3 to 5। 3 से 5 के पूरे पूरे इंटरवल में हमको f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो फिर से सिंपल सी बात कि अगर x बराबर 3 पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो आगे तो पूरे इंटरवल की हमें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो 4 × 3 प्लस 3k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ये हमारा जवाब इस सवाल का, ठीक है। पूरे इंटरवल में 3 to 5 के पूरे इंटरवल में मुझे चाहिए कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अगर ये 3 पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, x बराबर 3 पे भी अगर ऐसा हुआ तो आगे तो पूरे इंटरवल में होगा ही होगा। तो x बराबर 3 पे, है ना, हमने इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये सिंपल सा फंडा था। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। चलिए, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन a प्लस 2 × x³ माइनस 3ax² प्लस 9ax माइनस 1 डिक्रीजेज मोनोटोनिकली थ्रू आउट फॉर ऑल रियल x, ठीक है। ये मुझे चाहिए कि हर x के लिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहे, है ना। फॉर ऑल x दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो f डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। f डैश एक्स आ गया a प्लस 2 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन बचा लोग हो जाएगा 3x² माइनस x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना। तो ये बन जाएगा 6ax प्लस 9ax का डिफरेंशिएशन 9a। फिर से देखें, x³ का डिफरेंशिएशन लिख दिया 3x², x² का डिफरेंशिएशन यहां पे लिख दिया 2x, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है तो यहां पे 9a बचेगा। ओके,
अपने को क्या चाहिए कि डिक्रीज करे ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो अगर ये डिक्रीज करे तो एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और हर एक्स के लिए मांगता है तो फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मैं बोल रहा हूं कि हर एक्स के लिए बिलोंगिंग टू रियल नंबर दिस क्वाड्रेटिक जो कि एफ डैश एक्स आ रहा है, दिस क्वाड्रेटिक शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो वो कब आएगा? हाँ जी, एक क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होती है? तो क्वाड्रेटिक हमेशा तब नेगेटिव रहेगी जब यहां पे दो कंडीशन लगनी चाहिए बच्चा लोग, कि एक तो a प्लस टू है ना, 3 टाइम्स a प्लस टू शुड बी लेस देन जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन यहां पे डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। इस केस में क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, याद करो जरा, है ना, condition for a quadratic to be always negative is a less than 0 and discriminant less than or equal to 0, and condition for a quadratic to be always positive, हमेशा पॉजिटिव की क्या कंडीशन रहेगी? हमेशा पॉजिटिव की कंडीशन रहती है कि a तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा चाहे नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो, अगर मुझे चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव हो, तो मतलब या तो उसका कोई रूट ना हो या फिर उसका एक रूट हो जाए। ठीक है, इस केस में ये जो पैराबोला होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इज ए पैराबोला, हर क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा एक पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है। वो ग्राफ कैसा होगा? या तो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस हो, तब अपन बोलेंगे हमेशा पॉजिटिव है, या फिर एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहे हो, ठीक है, तब अपन बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ना। इस केस में तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि या तो कोई रूट नहीं होगा या फिर एक रूट होगा, है ना। वही सेम बात की अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरीके से है, ये थोड़ी बहुत बचा लो क्वाड्रेटिक का फ्लैशबैक है। ठीक है, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो एंड यहां पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो फॉर ऑलवेज नेगेटिव और फॉर ऑलवेज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। अगर मैंने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है या फिर ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही नेगेटिव है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और अगर वो ऑलवेज नेगेटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। क्लियर इतनी बातें में? चलो चलिए, तो वहीं पे ही हम पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज कर रहे हैं। ठीक है, कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई अपने पास, है ना, दिस इज द वैल्यू फॉर एफ डैश एक्स। इसके ऊपर दो कंडीशन लगाएंगे, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो इधर से तो ये चीज आ रही है कि a शुड बी लेस देन माइनस टू, a प्लस टू लेस देन जीरो होने के लिए a शुड बी लेस देन माइनस टू। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो कंडीशन लगाओगे एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इसका आ रहा है 36a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर माइनस 6a का स्क्वायर दैट इज 36a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू, ठीक है, a प्लस टू टाइम्स 3, है ना, तो 4 इंटू 3 इंटू a प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई 9a शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 6a का स्क्वायर विच इज 36a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 टाइम्स a प्लस टू इंटू c इज 9a दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कुछ हो सकता है क्या? 4 कैंसिल आउट हो जाए, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, और ये 9 और 9 पूरा पूरा ही उड़ गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इधर ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, है ना, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा बन रहा है 4 9 36, हाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया।
तो इधर से a की वैल्यू देखते हैं। अब a की थोड़ी सी अजीब गरीब वैल्यू आ रही है बच्चा लोग, यहाँ से कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है अपनी। a प्लस 2 × x³ 3x² माइनस 6ax प्लस 9a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 किया तो ये बन रहा है 36a²। अच्छा यहाँ पे एक और a है ना मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा ये भी तो a है मल्टीप्लिकेशन में। देखो ये बन रहा है a² माइनस 3a टाइम्स a प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो a² माइनस 3a² बन रहा है, ठीक है। तो मतलब माइनस 2a², ठीक है, प्लस माइनस 6a इज लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसा बन रहा है ना कि माइनस 2a², माइनस 2a² माइनस 6a लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें से हमने माइनस 2a कॉमन लिया, तो माइनस 2a टाइम्स a प्लस 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 2a टाइम्स a प्लस 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस 2 को सेट डिवाइड कर दो तो a इंटू a प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो a इंटू a प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका जो इंटरवल आएगा, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट -3 आ रहा है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 के राइट में पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव साइन, देन अगेन पॉजिटिव साइन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंटरवल डिसाइड कर लेंगे, है ना। 0 के राइट में पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा अगर 0 से बड़ा नंबर रखो एक को, ठीक है। -3 से 0 में नेगेटिव, और यहां पे फिर से पॉजिटिव। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को, कि कोफिशिएंट ऑफ x² भी नेगेटिव होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 किया तो ये इंटरवल मिल रहा है ना, ये वाला इंटरवल आ गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 किया तो कोफिशिएंट ऑफ x² को लेस देन 0 किया तो ये इंटरवल आ रहा है कि a शुड बी लेस देन -2, ठीक है। तो फाइनल इंटरवल कौन सा आ रहा है ना। एक तो इंटरवल ये मिल गया बच्चा लोग, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला इंटरवल। एक तो ये मिल रहा है यहां तक, फिर 0 से इंफिनिटी, और इसका इंटरसेक्शन लेना है विद a लेस देन -2, है ना, a लेस देन -2 के साथ। तो -2 अपने को -3 के राइट में मिलने वाला है, ठीक है। यहां पे कहीं -2 मिलेगा, तो -2 से छोटा होना चाहिए। तो इसका जो कॉमन आ रहा है पोर्शन, वो ये वाला पोर्शन आ रहा है ना, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू -3। -3 से छोटा होना चाहिए एक को, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पे सिंपल सी हमें एक कंडीशन लगानी थी कि एक क्यूबिक दे रखी थी अपने सामने, क्यूबिक दे रखी थी, और ये बोला था क्यूबिक की ये क्यूबिक इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, है ना, दिस इज मोनोटोनिक, दिस इज, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन डिक्रीजेस मोनोटोनिकली। तो इस क्यूबिक का डिफरेंशिएशन किया तो एक क्वाड्रेटिक आ गई, एंड वो क्वाड्रेटिक हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 रखने की कंडीशन हमने लगा दी। तो इसके आगे की जो पूरी कहानी है ना, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कहानी है बच्चा लोग। अगर आपको यहाँ पे ट्रबल आ रही है कि सर ये कैसे हुआ, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जरूर रिवाइज करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आप उसको एक बार डिटेल में रिवाइज जरूर करें, तब जाके आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ये कंडीशंस को। ओके, लेट्स मूव अहेड। Find a so that this function is increasing on all real number, कि हमेशा ही इंक्रीजिंग रहे। तो फिर से वही करेंगे अपन लोग कि f' निकालेंगे। अब fx तो एक क्यूबिक है, तो f' एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना, a² - 1 into x², ठीक है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 टाइम्स a - 1 into x प्लस 2, है ना, ये f' बन रहा है। हम चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग रहे हमेशा, तो हमेशा इंक्रीजिंग रहे तो मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, f' की वैल्यू फॉर ऑल रियल x। तो इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि एक क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 तब रहती है जब पहली कंडीशन तो कि कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज a² - 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, और कंडीशंस का हमेशा अपन इंटरसेक्शन लेते हैं ना, ठीक है। इज इन, यहां पे भी इक्वालिटी, यहां भी इक्वालिटी है।
ठीक है, इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके, एंड ए स्क्वायर माइनस 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये होगी कंडीशन 1। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इंटरसेक्शन कब लेना होता है, यूनियन कब लेना होता है, ये बताओ हमें। तो जब भी कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, जब भी अपन बोल रहे हैं कि ये तो कंडीशन है, तो उनका हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है। यूनियन हम लोग सिर्फ और सिर्फ केसेस का लेते हैं, कंडीशंस का कभी भी हम लोग यूनियन नहीं लेते, कंडीशंस का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। तो एक तो ये कंडीशन है कि ए स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस का अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस का अपन लोग इंटरसेक्शन लेंगे बच्चा लोग। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। तो नाउ यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। इसके आगे की कैलकुलेशन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, तो आप फॉलो अप कर सकते हैं इसके आगे सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, और आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। कंडीशन फॉर a quadratic to be always negative is a less than 0 and discriminant less than or equal to 0, जो हमने ऑलरेडी अभी भी देखी है। Now let's do some problems on product and composition of functions। ठीक है, यहां पे एक फंक्शन fx दे रखा है which is less than 0 for all x and it is monotonic increasing। फंक्शन नेगेटिव है बट ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। fx तो नेगेटिव है बट ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मतलब f डैश x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब है ना, इट इज गिवन कि अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात इन्होंने बता दी। While gx is greater than 0 for all x and is monotonic decreasing, है ना, gx monotonic decreasing है, मतलब g dash x के बारे में ये बात बोली गई है कि g dash x is less than 0, f dash x is greater than 0, g dash x is less than 0 and both are continuous function, then fx into gx, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहने वाला है। What can we say about the product of fx and gx? क्या वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए एनालाइज करते हैं इस चीज को, है ना। सपोज मैंने एक फंक्शन hx माना, hx इज fx इंटू gx। hx जो फंक्शन है वो फंक्शन fx एंड gx का प्रोडक्ट है। ठीक है, लेट्स से अब मैंने h डैश x निकाला बच्चा लोग, h डैश x। ठीक है, क्योंकि पता चल जाए अगर h डैश x कैसा है तो इनके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन निकाला, h डैश x इज f डैश इंटू g, है ना, f डैश x इंटू जी एक्स प्लस g डैश x इंटू एफ एक्स। यहां पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है, अब f डैश x का साइन कैसा है, f डैश x का साइन तो पॉजिटिव है सर। ठीक है, gx का साइन कैसा है, gx भी पॉजिटिव बोल रहे हैं ये लोग। ओके, तो यहां पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव चीजों को मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब g डैश x कैसा है, g डैश x तो यहां पे नेगेटिव दे रखा है सर, है ना, g डैश x इज लेस देन 0 एंड व्हाट इज fx, fx का साइन भी नेगेटिव दे रखा है। g डैश x एंड fx दोनों का साइन नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी ओवरऑल जो h डैश x आ रहा है, ओवरऑल h डैश x इज पॉजिटिव। यही मिला हमें कि ओवरऑल h डैश x एक पॉजिटिव साइन प्राप्त हो रहा है अपने पास। और अगर h डैश x पॉजिटिव है, इट इंप्लाइज कि hx इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, है ना। ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर कि हमारा जो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा विच इज आर hx, इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज h डैश x इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोटोनिक, साइन ऑफ 10x के बारे में देखते हैं, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है कि नहीं है, तो इसके डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगा, है ना। तो लेट्स कैलकुलेट इट्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लेट्स से दैट fx इज साइन ऑफ 10x। ओके, f डैश x क्या हो जाएगा बच्चा लोग, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता है, तो ये बनेगा cos ऑफ 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे क्या, sec स्क्वायर x। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos ऑफ 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया sec स्क्वायर x। अब जब x 0 से π/2 के बीच में है तो f डैश x के साइन के बारे में क्या बोल सकते हैं, sec स्क्वायर x के बारे में तो हम लोग बोलेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है,
इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। कॉस ऑफ tan x के बारे में क्या कहा जाए? हाँ जी, अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो tan x 0 से इन्फिनिटी के बीच में है ना। tan x जो है वो बचा लोग 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो कॉस के अंदर जो एंगल्स आ रहे हैं ना, कॉस को जो इनपुट मिल रहा है वो कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक का पूरा इनपुट मिल रहा है। तो इस पूरे इनपुट में cos x कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। आप देख भी सकते हो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि cos x को, अच्छा ये तो sin x का बना दिया अपन ने, cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर cos x को 0 से बड़े सारे इनपुट्स खिलाए जाए, है ना, 0 से इन्फिनिटी तक के सारे इनपुट्स खिला दिए, तो उसका नेचर कैसा रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। तो cos ऑफ tan x के बारे में हम लोग बोलेंगे कि दिस इज समवेयर पॉजिटिव, है ना, दिस इज नॉट मोनोटोनस बेसिकली, है ना, समवेयर पॉजिटिव एंड समवेयर नेगेटिव, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। कॉस के बारे में ये बात बोल रहे हैं कि भाई कभी तो ये खुश है, कभी तो पॉजिटिव है, कभी ये नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स भी बदलता चला जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स पूरा इन्हीं पे तो डिपेंड कर रहा है, यही तो एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स के बारे में बोलेंगे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसलिए नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि मोनोटोनिक होने के लिए तो एफ डैश एक्स का सेम साइन मांगता है, या तो हमेशा पॉजिटिव हो अपना एफ डैश एक्स या हमेशा नेगेटिव हो अपना एफ डैश एक्स, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये मोनोटोनिक फंक्शन है। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो वो तो मोनोटोनिक की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। नाउ 2 की पावर साइन एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको सपोज मैंने फंक्शन एफ एक्स बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स कैलकुलेट करें तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स into the differentiation of sin x which is what, cos x, 2 की पावर sin x into the differentiation of sin x which is what, cos x, right guys, ठीक है। 0 से 2 पाई के इंटरवल में देखा जाए, इस पूरे इंटरवल में, तो cos x के बारे में क्या बोलोगे? हाँ जी, कि सर ये कभी तो पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, 0 से π/2 पॉजिटिव होगा, π/2 से 3π/2 अगेन नेगेटिव हो गया, तो दिस इज अगेन नॉट मोनोटोनिक, ये भी मोनोटोनिक तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी मोनोटोनिक नहीं रहा, ठीक है। मोनोटोनिक होने के लिए एफ डैश एक्स का सेम साइन चाहिए, वो जब तक नहीं मिल रहा हो तब तक मोनोटोनिक नहीं है। जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो एफ डैश एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, है ना। पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, अब अंदर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो मिलेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये मिल रहा है नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है। कैसी वैल्यू है, क्या कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में कि हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव, या कभी खुशी कभी गम, क्या चल रहा है इसके जीवन में? हाँ जी, देखो यहां पे ध्यान से कि cos x, अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो cos x 0 से 1 के बीच में है, तो ये बाहर वाले cos को जो चीजें मिल रही है, कहां से कहां तक की चीजें मिल रही है, इसको 0 से 1 के बीच की चीजें मिल रही है, ठीक है। 1 मतलब हो गया, अगर डिग्रीज के टर्म्स में देखेंगे तो अराउंड 57 डिग्री के आसपास आएगा, है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ही मिल रही है इसको, तो ये तो पॉजिटिव है। साइन के बारे में देखोगे तो साइन भी कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है सर, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव रहेगा। तो एफ डैश एक्स के बारे में मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो नेगेटिव ही रहेगा, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इट इंप्लाइज इट इज मोनोटोनिक, एंड मोनोटोनिक में भी क्या, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये मोनोटोनिक है, हमेशा ही एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, एंड दिस इज बेसिकली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्लियर इतनी बात है? ओके बच्चा लोग, ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड जी एक्स इज इंक्रीजिंग, देन एफ ऑफ जी एक्स, उनके जो कंपोजिट फंक्शन होंगे वो भी हमेशा कैसे होंगे, इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा सर, कि जैसे सपोज आपने एच एक्स को माना एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, कि एफ ऑफ जी एक्स को आपने एक फंक्शन मान लिया एच एक्स,
अब ये कैसा होने वाला है, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, एच डैश एक्स की वैल्यू निकाली। तो एच डैश एक्स निकालने के लिए हम लोग इधर चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश हो जाएगा, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा गाइस जी डैश एक्स, राइट। अब डिपेंड करता है कि एफ डैश और जी डैश का साइन कैसा है ना। जैसे पहले वाले में देखो कि एफ एक्स भी इंक्रीजिंग एंड जी एक्स भी इंक्रीजिंग, अगर दोनों इंक्रीजिंग है मतलब कि एफ डैश का साइन भी पॉजिटिव हो रहा होगा, जी डैश का साइन भी पॉजिटिव हो रहा होगा। तो अगर एफ डैश और जी डैश दोनों का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, मतलब एच डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। अगर एच डैश एक्स पॉजिटिव है तो एच एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स डिक्रीजिंग हो और जी एक्स भी डिक्रीजिंग हो, दोनों ही डिक्रीजिंग है, तब भी ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है, क्योंकि इस केस में नेगेटिव इंटू नेगेटिव वाला फंडा काम कर रहा होगा। ये एफ डैश नेगेटिव, जी डैश नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो एच डैश कैसा हो गया, एच डैश अगेन पॉजिटिव, एच डैश पॉजिटिव हो गया तो एच एक्स अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर एक इंक्रीजिंग हो दूसरा डिक्रीजिंग हो तब उनका कंपोजिट डिक्रीजिंग होता है। कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स कब नेगेटिव होता है, कब मतलब डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीजिंग तब होगा जब उसमें से एक तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो और दूसरा वाला कैसा हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है, तब एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स है ना, दैट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट के बारे में इतनी बातें क्लियर है कि कंपोजिट फंक्शन कब इंक्रीजिंग होते हैं कब डिक्रीजिंग होते हैं, बस तभी डिक्रीजिंग होंगे जब एक तो इंक्रीजिंग हो दूसरा वाला डिक्रीजिंग हो, तो वो डिक्रीजिंग रहने वाला है, ठीक है। Now let's do the comparison, है ना, using calculus. If f of a is equal to 0 and fx is strictly increasing for x greater than or equal to a, then fx will be negative for x greater than a. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, और बहुत मस्त टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, तो वो भी हम सारे वो क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि f of a 0, a पे वैल्यू कैसी है, 0 है, a पे वैल्यू कैसी है, 0 है बच्चा लोग, है ना। तो शुरुआत यहां से हो रही है a,0 से, शुरुआत a,0 से हो रही है, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, एफ एक्स डिक्रीजिंग। अब यहां से आप शुरुआत कर रहे हो और आप डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो तो नीचे जाओगे ना, एक्स एक्सिस के नीचे जाओगे, एक्स एक्सिस के नीचे जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेम सिमिलर पॉइंट कि a,0 से आप चालू कर रहे हो, ठीक है, आपने चालू किया a,0 से और आप बोल रहे हो उसके बाद में इंक्रीज करने का है मेरे को। देखो डिपेंड करता है कि ये क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू a पे तो वैल्यू 0 है, ठीक है। अब अगर उसके आगे इंक्रीजिंग हुआ तो 0 से ऊपर बढ़ जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, उसके आगे अगर डिक्रीजिंग हुआ तो 0 से नीचे जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी और सिंपल सी बात है, ना कोई रटने वाली बात है ना कुछ और, ठीक है, ऑब्वियस बातें हैं। देखो जैसे कि प्रूव दैट साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स हमने माना साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अगर आप लोग एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हो बच्चा लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वो मिल गया 1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स बन गया, ओके। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स साइन एक्स, है ना। हमें ये प्रूव करना है कि अपना जो एफ एक्स है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है इन दिस इंटरवल ऑफ 0 to 1, ठीक है। अब ये बात हमें समझ में आती है कि एफ ऑफ 0 पे तो वैल्यू 0 है, हाँ जी सर है ना, x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, x की जगह 0 रखोगे, f ऑफ 0 इज कमिंग आउट टू बी 0। उसके बाद में क्या कर रहा है फंक्शन, क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज होगा तो 0 से ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव होगा, डिक्रीज हो रहा है तो 0 के नीचे जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बताएगा आपको कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कौन बताएगा, एफ डैश एक्स बताएगा। तो एफ डैश एक्स क्या बता रहा है, एफ डैश एक्स इज एक्स इंटू साइन एक्स, 0 से 1 के बीच में ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एफ
डैश एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, 0 पे 0 है, उसके बाद में इंक्रीज ही हुआ है, उसके बाद में इंक्रीज हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, है ना। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि भाई हर एक्स के लिए बिटवीन 0 to 1 ये पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है इसके बाद, राइट। इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग कैलकुलस x एंड tan इनवर्स x फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to infinity। इनके बीच में कंपेयर करना है कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक फंक्शन fx कंसिडर किया, fx इज इक्वल टू x माइनस tan इनवर्स x, मैंने ये फंक्शन कंसिडर किया। ठीक है, बस मैं ये पता करना चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है x माइनस tan इनवर्स x, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो x बड़ा होगा tan इनवर्स x से, है ना, x बड़ा होगा tan इनवर्स x से, और अगर ये लेस देन 0 हो गया तो फिर समझ रहे हो बातों को। ठीक है, तो कैसे पता चलाएगा बच्चा लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू देगी कि f ऑफ 0 तो 0 ही मिल रहा है। ठीक है, फिर हमने f डैश x देखा, f डैश x निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f डैश x किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम लेने पे आपको दिख रहा है कि ये बन रहा है 1 से 1 कैंसिल आउट होके एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ रही है एलसीएम लेने के बाद। दिस इज द वैल्यू फॉर f डैश x। x बिलोंगिंग टू 0 to infinity में f डैश x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो फिर से वही बात, क्या बात कि भाई 0 पे तो वैल्यू 0 है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू 0 है ना, उसके बाद में इंक्रीज ही हो रहा है ना, उसके बाद इंक्रीज ही हो रहा है बच्चा लोग। ठीक है, एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 है, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब आगे जो वैल्यूज होगी वो 0 से तो बड़ी होने वाली है। मतलब अपन बोलेंगे इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 पे वैल्यू 0, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो मतलब 0 से बड़ी ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स क्या है अपने पास में, किसको माना था, x माइनस tan इनवर्स x। तो x माइनस tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। अगर x माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी ग्रेटर देन tan इनवर्स x। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, है ना, प्रूव नहीं करना था, वैसे तो निकालना था। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा इन दोनों में से, x एंड tan इनवर्स x में से x विल बी ग्रेटर देन tan इनवर्स x। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। लाइक ln ऑफ 1 प्लस एक्स एंड x को कंपेयर करना है फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to infinity। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू एज अ होमवर्क। जैसे हमने पिछले 2 पार्ट किए थे वैसे ही आपको ये वाला पार्ट ट्राई करना है। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। e की पावर 1 बाई ई एंड पाई की पावर 1 बाई पाई को हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर अमंग दीज टू। ठीक है, e की पावर 1 बाई ई एंड पाई की पावर 1 बाई पाई। यहां पे अपन कैलकुलेट तो नहीं करने वाले एग्जैक्टली, कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब कैसे ही कितना भारी चला जाएगा। कैलकुलस को यूज करते हुए कि इन दोनों में से कौन ग्रेटर है। ठीक है, कैसे पता चले, देखो यहां पे मैं फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं सबसे पहले x की पावर 1 बाई एक्स। फंक्शन कौन सा कंसीडर किया बच्चा लोग, x की पावर 1 बाई एक्स। ऐसा क्यों किया, फील आ गई, e की पावर 1 बाई ई, पाई की पावर 1 बाई पाई, तो फंक्शन हमने यहाँ पे x की पावर 1 बाई एक्स कंसिडर किया है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि इस फंक्शन का नेचर कैसा है, फंक्शन कैसा नेचर रख रहा है, क्या ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है कि किस टाइप का नेचर है। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो उसके लिए नेचर समझने के लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट बच्चा लोग एफ डैश एक्स, है ना। तो आप चाहो तो दोनों साइड लॉग ले लो। ठीक है, ln ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टाइम्स ln एक्स। ठीक है, आपने लॉग लिया दोनों साइड तो 1 बाई एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 1 बाई एक्स टाइम्स क्या आ जाएगा, ln एक्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करोगे तो ln ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ एक्स इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विच इज एफ डैश एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ एफ एक्स। ln एक्स अपॉन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ln एक्स अपॉन एक्स, या फिर पहले सपोज 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर
ln x को एज इट इज रखा, प्लस अब आप 1/x को एज इट इज रख दो, ln x का डिफरेंशिएशन कर दो, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना, दोनों साइड लॉग लिया है फिर डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, सिंपल। ओके यहां से देखो 1/x² कॉमन चला गया बच्चा लोग, तो 1/x² टाइम्स ये बन रहा है 1 माइनस ln x, 1/x² टाइम्स 1 माइनस ln x, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू आ गई fx टाइम्स, fx उस साइड गया मल्टीप्लीकेशन में, fx इंटू 1/x² टाइम्स 1 माइनस ln x, ये हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ रही है ना, 1/x² कॉमन लिया, 1 माइनस ln x यहाँ पे अंदर बच गया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर f डैश x। fx की हम लोग वैल्यू रख देते हैं, fx क्या है, x की पावर 1/x हमने fx को माना है, तो दिस इज x की पावर 1/x, तो अपने पास बन रहा है x की पावर 1/x अपॉन x², f डैश x is coming out to be x raised to the power 1/x अपॉन x² टाइम्स 1 माइनस ln x, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, सिंपली f डैश x निकाला है, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, f डैश x की हमने वैल्यू निकाल ली, ये हमने काम कर दिया, ठीक है। इससे अपने को नेचर समझ में आया, इसका क्या नेचर समझ में आया कि जब x बराबर e पे f डैश e इज 0, f डैश e इज 0, x की जगह पे अगर e रख दो, क्योंकि ln e की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये 1 माइनस ln e बन जाएगा, 1 माइनस ln e 0 दे देगा, तो f डैश e की वैल्यू तो 0 है ना। एंड f डैश x कैसा होगा, नेगेटिव होगा फॉर x ग्रेटर देन e, अगर x की वैल्यू e से बड़ी रख दोगे तो ये नंबर 1 से बड़ा हो गया, ओवरऑल ये चीज नेगेटिव हो गई। देखो ये तो पॉजिटिव है ही, बाहर वाले पार्ट की तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, बस अंदर वाले पार्ट की चिंता करो कि अगर x e से बड़ा हुआ तो ये f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, f डैश x इज नेगेटिव फॉर x ग्रेटर देन e एंड f डैश x इज पॉजिटिव फॉर x लेस देन, है ना, कि अगर x की वैल्यू मैं e से छोटी रख रहा हूं तो f डैश x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो फंक्शन का नेचर, फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है बचा लो कि e से पहले तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब तक x e से छोटा है ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है बच्चा लोग ई से पहले तक तो, और ई के बाद में कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू कर देगा। यही बात हुई मतलब फाइनली कि ई से पहले तक तो इंक्रीज हो रहा है और ई के बाद में कैसा डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट एक्स बराबर ई, एक्स बराबर ई, है ना। एंड एफ डैश ई 0 है, ई से पहले तक इंक्रीज हो रहा था, ई के बाद में कैसा डिक्रीज होना चालू हो गया, एंड एफ डैश ई की वैल्यू 0 आ रही है, देख पा रहे हैं, एफ डैश ई 0, ठीक है। तो ई यहां पे रहा, पाई कहां पे मिलने वाला है बच्चा लोग, पाई अपने को कहीं ना कहीं राइट में ही मिलेगा, ठीक है। ई की वैल्यू होती है 2.71, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो पाई ई से बड़ा ही है तो ये पाई अपने को ई के राइट में मिलने वाला है। तो फंक्शन की वैल्यू पाई पे कैसी है, छोटी है ना ई से, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं यहां पे कि एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। फंक्शन की वैल्यू जो ई पे आ रही है वो फंक्शन की वैल्यू पाई से तो ज्यादा ही है, क्योंकि ई के बाद में तो डिक्रीज होना चालू हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई, और एफ ऑफ ई क्या है, एफ ऑफ ई ही ई की पावर 1/e है, तो ई की पावर 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, ठीक है। ई की पावर 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। प्रूव भी नहीं करना था, कंपेयर करना था वैसे, ओके। सो e रेज टू द पावर 1/e विल बी ग्रेटर देन पाई रेज टू द पावर 1/पाई, वो डायरेक्टली हमें समझ में आ गया एफ डैश एक्स के बारे में देखते ही कि फंक्शन डिक्रीजिंग है एक्स बराबर ई के बाद में, तो उसके बाद डिक्रीज ही करेगा। पाई पे जो भी वैल्यू आएगी वो ई पे जो वैल्यू आ रही है उससे छोटी ही आने वाली है, देख भी पा रहे हैं नीचे चला गया ग्राफ, ठीक है। तो कितनी बढ़िया शानदार सी एप्लीकेशन थी। फिर देखो ई की पावर पाई एंड पाई की पावर ई के बारे में हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर अमंग दीज टू, ई की पावर पाई एंड पाई की पावर ई। तो ये कुछ नया सवाल नहीं है, जैसे पिछला वाला सवाल था उसी टाइप का ही ये सेम क्वेश्चन है। दोनों साइड अगर आप पावर रेज कर दो, ठीक है, दोनों साइड आप पावर रेज कर दो 1/पाई, दोनों साइड सेम पावर रेज करो, ठीक है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, दोनों साइड सेम पावर रेज करी तो 1/पाई पावर रेज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ई की पावर 1/e बन जाएगा, और यहां पे देख सकते हैं पाई की पावर 1/पाई बन रहा है, ठीक है, पाई की पावर 1/पाई।
है ना। देखो ई से ई कैंसिल आउट हो गए, पाई की पावर 1/पाई बन रहा है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, अभी अभी हमने देखा था दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन विल बी ग्रेटर। तो ई की पावर पाई एंड पाई की पावर ई में, है ना, ई रेज टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज टू द पावर ई। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हाँ जी, सिंपल है, इजी पीजी। तो ये जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये सवाल था, है ना। If fx is equal to x upon sin x and gx is equal to x upon tan x, where x is between 0 to 1, then in this interval what can we say about fx and, ठीक है, gx, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि both fx and gx are increasing, both fx and gx are decreasing, fx are increasing, fx are decreasing। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले fx के बारे में बात करें तो f डैश x कैलकुलेट करना पड़ेगा। f डैश x हमने कैलकुलेट किया तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर u बाई वी फॉर्मेट, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में हमने लिखा साइन स्क्वायर x। न्यूमरेटर में देखो पहले x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो वो 1 बनेगा, साइन x को एज इट इज रखा, माइनस अब x को एज इट इज रखो, साइन x का डिफरेंशिएशन करो, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, cos x बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में बन रहा है साइन x माइनस x cos x, डिनोमिनेटर में बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे सामने एफ डैश एक्स बन रहा है। अब ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव वो न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है, राइट, कि न्यूमरेटर हमारा कैसा है। ये चीज कैसी आ रही है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, क्या ये पॉजिटिव चीज है या क्या ये नेगेटिव चीज है? इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चाएं करी थी बच्चा लोग, स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको सपोज मैं कोई फंक्शन एच एक्स लेके चलता हूं, ठीक है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि भाई ये कैसा है फंक्शन। ठीक है, यहां पे जीरो पे तो वैल्यू जीरो ही आ रही है, और एच डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एच डैश एक्स आता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल आउट होके इधर से समझ में आ रहा है कि h डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, h डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड h ऑफ 0 इज 0। देखो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, उसके बाद में इंक्रीज होना चालू हुआ, इसका मतलब hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, hx इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखी है, ये चीज मैंने बस इसी चीज को एनालाइज करने के लिए बताया था कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखी है दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश ग्रेटर देन 0 हुआ तो एफ एक्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। ठीक है ना, एफ एक्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरीके से हम लोग जी एक्स के बारे में भी देखेंगे बच्चा लोग। Let's consider about gx as well. ठीक है, तो gx हमारे सामने दे रखा है x अपॉन टेन एक्स। g डैश एक्स निकालो, g डैश एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में टेन एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज टेन एक्स का स्क्वायर विच इज टेन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में x का डिफरेंशिएशन विच इज 1 एंड टेन एक्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, माइनस अब x को एज इट इज रखो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स माइनस एक्स टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स ये हमारे सामने न्यूमरेटर में बन रहा है। अब ये किस टाइप का बन रहा है, क्या ये पॉजिटिव बन रहा है, क्या ये न्यूमरेटर में एक नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है, वो हमें यहाँ पे एनालाइज करनी है। ठीक है, वो अगर एनालाइज कर दी तो हम ये बता पाएंगे कि भाई जी डैश कैसा है, जी डैश क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर जी डैश एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, तो टेन एक्स माइनस एक्स टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं इसको अलग से ले लिया जाए। ठीक है, इसको मैंने कुछ फंक्शन एच एक्स मान लिया बच्चा लोग अगेन, तो इसको अगर अपन कोई फंक्शन एच एक्स माने, एच एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स। अब जीरो पे देखोगे तो इसकी भी वैल्यू जीरो ही आ रही है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मतलब एच डैश पॉजिटिव है कि एच डैश नेगेटिव है, बस हमें ये पता करना है। तो एच डैश कैलकुलेट करें तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस यहां पे x का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वो बनेगा 1 टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है,
माइनस एक्स टाइम्स, अब सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बनेगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एच डैश एक्स एक कैसी वैल्यू मिल रही है ना, बिटवीन 0 to 1 एच डैश एक्स नेगेटिव मिल रहा है अपने को, तो एच डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड एच ऑफ 0 इज 0। इट इंप्लाइज एच इज डिक्रीजिंग, है ना, एच डिक्रीजिंग है, एच डैश एक्स लेस देन 0 मतलब एच डिक्रीजिंग है, इट इंप्लाइज कि एच एक्स इज लेस देन 0, एच एक्स इज लेस देन 0। तो ये जो क्वांटिटी आई वो अपने पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आई, नेगेटिव क्वांटिटी आई मतलब जी डैश यहां पे नेगेटिव होगा, है ना, जी डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, क्लियर बचा लो। देखो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में क्वांटिटी लिखी है, बस इसको एनालाइज करने के लिए मैंने इसको एच एक्स माना, एच डैश एक्स कैलकुलेट किया, एच डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, 0 पे वैल्यू 0 फिर बाद में डिक्रीजिंग है ना, नेगेटिव मिल रहा है एच डैश एक्स, तो एच एक्स बेसिकली नेगेटिव होने वाला है। एच एक्स नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल जी डैश के बारे में पता चल गया कि जी डैश इज नेगेटिव। ठीक है, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स तो इंक्रीजिंग है, जी एक्स डिक्रीजिंग है ना, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग बट जी एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं आज के सेशन की समाप्ति पे, है ना। तो आई होप आपको कैलकुलस में मजा आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर काम करते रहे हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आप सवाल देखोगे, बहुत मजेदार है, इजी है, आप लोग कर पाएंगे, और बाकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन माकड़ साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।